You are watching Unbound India. साल की उम्र में ये बालक ये बताता था कि मेरी माँ का नाम राजकुमारी है, मेरी बहू का नाम उमा है, मेरे पापाजी का नाम चंदा भारती है। तो हम लोग इस पर शक करते थे। हम पूछते थे कि हम कौन हैं, तो ये बताता था कि हम तुम्हारे घर के नहीं हैं। फैसला किया कि मैं आगरे जाकर पता करूं कि जो मेरा छोटा भाई टीटू बोलता है वो सच है कि नहीं। सुरेश रेडियो की दुकान मुझे वहाँ मिल गई और वो वाकई एक विधवा उमा की थी जिसके पति का कुछ साल पहले खून हो गया था और उसके 2 लड़के भी थे जैसे टीटू बताता था। अजीब सा लगाई मेरे को, फिर मैंने कहा लगा के चलो देखें बातें क्या हुई, कैसे हुई, क्या करना है, चलना है, सोचते रहे। फिर घर गई मैं शाम को, मैंने फिर पेरेंट्स लोगों से कहा। दोस्तों, आपका स्वागत है अनबाउंड इंडिया में। मैं इस समय हरिद्वार में हूँ। हरिद्वार में पतंजलि यूनिवर्सिटी का एक डिपार्टमेंट है, फैकल्टी ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंस। वहाँ पर मैं मौजूद हूँ और यहाँ पर मैं मिलने आया हूँ एक ऐसे खास व्यक्ति से जिसने अपनी इस जन्म से पीछे के जन्म की बहुत सारी बातों को न केवल याद रखा है, बल्कि वो जो कहानी है पूरी पुनर्जन्म की, वो सब कुछ आज भी वैसी की वैसी ही स्मृतियों में ताजी हैं। ज़िंदगी किस तरीके से बदली है, कैसे करवट लिए हैं और कैसे दुनिया के सामने एक व्यक्ति बड़े ही सामान्य परिवार का कैसे दुनिया की सुर्खियों में आता है और उस रहस्य से पर्दा उठाने की कोशिश होती है जिसको कि हम मृत्यु के बाद का कहते हैं, जो एकदम अज्ञात है, हम जिसका अनुमान लगाते हैं। तो मेरे साथ इस समय मौजूद हैं पतंजलि यूनिवर्सिटी के फैकल्टी ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंस के डीन तोरण सिंह, और आपके बचपन का जो नाम है वो टीटू था। तो मैं क्या आपको सुरेश वर्मा के नाम से भी संबोधित कर सकता हूँ? हाँ जी, कोई दिक्कत नहीं। आपका और सुरेश वर्मा के बीच का क्या संबंध है, ये भी हम दर्शकों को बताना चाहेंगे। हाँ जी। शुरुआत हम करें और स्टोरी आगे बढ़े, इससे पहले मैं आप लोगों से ये अपील करूंगा कि आप मेरे चैनल को पसंद करते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। और ये जो खास जो स्टोरी है, इस स्टोरी को आप बहुत ही ध्यान से देखिए, क्योंकि इसमें जो रहस्य उद्घाटन हो रहा है ये अपने आप में बहुत ही एक डिफरेंट लेवल का है। दूसरी बात ये भी है कि आपका जो केस है, आपकी जो कहानी है, वो कोई नई नहीं है। जो सोशल मीडिया है, जो इंटरनेट है, उसके ऊपर इस कहानी की चर्चा हज़ारों बार हो चुकी है, कई बार हो चुकी है। लेकिन आज अनबाउंड इंडिया अपने पर्सपेक्टिव में आपको इस स्टोरी का एक दूसरा एंगल दिखाने की कोशिश करेगा। आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो तोरण सिंह जी, आप हरिद्वार के इस पतंजलि यूनिवर्सिटी में हैं। मैं आपसे जो शुरू करूंगा अपने प्रश्नों का सिलसिला, उसमें सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा आपसे कि आपने पहली बार जब ये कहा कि मैं सुरेश वर्मा हूँ, उस समय आपकी उम्र क्या थी? मेरी उम्र उस समय लगभग 4 से 4.5 साल रही होगी। लगभग ये 1988 या 87 की बात है। 87 या 88 की बात है, ठीक है। उस समय 4.5 साल की आपकी उम्र रही होगी। हाँ जी। तो ये आपकी स्मृतियाँ आप मुझे ऐसा याद करके बताइएगा कि जैसे आप खुद अपनी इस स्टोरी को सामने अपने होते हुए देख रहे हैं, क्योंकि दर्शक जो हैं इसको एक अपने अलग ही अंदाज में देखने की कोशिश करते हैं, खासकर इस स्टोरी को लेकर। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा विषय है जो हर किसी इंसान से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है। जैसे मैं अपनी बात कहूँ या जो दर्शक हैं हमारे, उनकी अगर हम बात करें
हम भी री-इनकारनेटेड हैं, ये पहला जन्म नहीं है, लेकिन हमें याद नहीं है, लेकिन आपको याद है। इसलिए ये जो मनुष्यों का जो समूह है उसमें आप खास हो जाते हैं, है ना। तो आपकी बातों को जो हमारे दर्शक हैं वो बड़े ही ध्यान से सुनना चाहेंगे। तो आपने ये कहा कि 4.5 साल की उम्र थी और आप जो हैं ये कहते थे कि मैं सुरेश वर्मा हूँ और मैं तोरड़ सिंह, या घर में जैसे आपको नाम से बुलाते थे टीटू, वो नहीं है। हाँ जी। तो किस तरीके की यादें आपके पास थी उस समय? नहीं, मैं स्वतः ही जैसे जैसे समझदार थोड़ा बहुत हुआ या बोलने में समर्थ हुआ, तो अपने घर वालों से रोज़ सुबह उठने के बाद झगड़ा करता था कि ये मेरा घर नहीं है और आप लोग के पास पैसा नहीं है, मेरे घर में कांच लगे हुए हैं, मेरे घर पे कार है। तो मेरे पिताजी एक तरीके से आश्चर्यचकित रहते थे कि ये हमारे यहाँ पैदा हुआ है, हमारा लड़का है, मतलब ये किस तरीके की बात करता है, क्यों घर वालों को तंग करता है। वो कहाँ ये आगरा के बारे में बताता है कि मेरा वहाँ पे मर्डर हुआ था या मेरे को किसी ने मारा और उसके बाद मेरे को मारने के बाद इस तरीके से जला दिया गया और जलाने के बाद जो है यमुना जी में फेंक दिया गया। तो इस तरीके से बात करके मैं अपने माता पिता को रोज़ डेली एक तरीके से परेशान करता था। कुछ दिनों बाद धीरे धीरे ऐसी आदत हो गई कि अपने सारे कपड़े सजोए और एक मतलब झोले या पॉलीथीन सीट पे रख के उसके बाद जो भी गाड़ी दिखाई देती थी रोड पे उसके पीछे भाग लेता था कि मैं अपने घर जा रहा हूँ, यहाँ मैं रहूँगा ही नहीं कभी। और आपको ये पता नहीं था कि आप जाना क्या चाहते हैं? ना, हाँ, नहीं पता, मेरे को सारा कुछ था। मेरे को ये इतना पता था कि एक्चुअली उस रोड पे जो आज भी NH3 कहलाता है, आगरा टू बॉम्बे, मैं पहले भी चल चुका हूँ, तो मेरे को ये पता था कि मेरा घर कहाँ है। एक्चुअली मेरे पे उन्होंने जितने भी एक्सपेरिमेंट किए, जो भी किए ना, तो सबसे पहले मेरे को आगे रखा है। भाई हम कुछ नहीं जानते, आप चलिए, हम आपके पीछे हैं। तो कहने का मतलब आगरा से बाद में आप रहते थे उस जगह अपने गांव में, वहां से अगर आप पैदल ही अगर निकलते तो आपको कोई जरूरत नहीं थी किसी की बताने की? नहीं, मेरे को कोई आवश्यकता नहीं थी। एज प्रेजेंट में जो मेरी मतलब दुकान थी जो पुरानी वाली, वो दुकान मेरे घर से लगभग आज की डेट में 12 से 13 किलोमीटर पड़ती है। जो घर था पुराना वाला वो मैक्सिमम 14 किलोमीटर। तो मेरे को जितने भी बार ले जाया गया, मतलब मेरे को ही आगे रखा गया कि आप वास्तव में ही जानते हो तो आप ही चलिए, हम आपके पीछे चलते हैं। अच्छा, वो तो ढेरों सारे आपके ऊपर एक्सपेरिमेंट भी होंगे और अपनी जो शंकाएं हैं उसको दूर करने के लिए तमाम तरीके की इस तरीके की चीज़ें होती हैं और हुई होंगी, बिल्कुल निश्चित रूप से। आप हमारे दर्शकों को एक बात बताइए कि आपके जो मृत्यु का जो क्षण था, जिस समय आपको गोली मारी, वो आपको अभी भी एज इट इज वैसा का वैसे ही याद है? हाँ बिल्कुल जी, उसमें एक्चुअली मैं भूला नहीं हूँ। जैसे मंगलवार का समय था ये, और लगभग मेरे को लग रहा है ये बात होगी आपकी 83 की। वो 83 में उस टाइम थोड़ा बारिश का भी समय था, और दूसरा क्या था कि मैं अपनी दुकान एज यूजल रोज डेली सुबह शाम को मतलब 8 साढ़े 8 बजे करीब बंद करके पहुँचता था। शाहगंज में मेरी कोठी थी, तो कोठी पे पहुंचने के बाद मैंने हॉर्न बजाया। हॉर्न बजाने के बाद मेरे को मतलब गाड़ी तो रुकी हुई थी, मैंने हॉर्न बजाया। उसके बाद उनमें से एक जो आता है जो कि मेरा ही परिचित था, जो मेरा परिचित था अच्छी तरह, उनका नाम देखिए मैं मेंशन नहीं करना चाहूँगा, जो भी है मेरे ही परम मित्र थे वो। उन्होंने मैंने उनसे खोला दरवाजा। आप कह रहे हैं वो आपका परम मित्र था? हाँ बिल्कुल, और मैं हिचकिचा भी नहीं रहा नाम बोलने में, बलबीर सिंह नाम था उनका। अच्छा। तो उनसे मैंने पूछा कि भाई आप इस टाइम यहाँ कैसे? तो उन्होंने बोला कि नहीं बस आपसे मिलने आए थे। तो मैंने कहा ठीक है। तब तक मैं कुछ समझ पाता या कुछ बोल पाता, उन्होंने मेरे यहाँ राइट टेम्पोरल पे राइट साइड में ड्राइवर साइड में गोली मार दी। और आप गाड़ी में बैठे हुए? हाँ, मैं गाड़ी में बैठा हुआ था। उसके बाद सबसे पहले मतलब एक्चुअली मेरी जो वाइफ थी उमा मौजूद थी कोठी के अंदर। तो उनको जैसे कि उन्होंने कई बार बातचीत भी हुई, BBC के सामने भी स्टेटमेंट दिया कि हमें लगा था कि टायर फट गया है, ऐसा कुछ हुआ। लेकिन फिर उसके बाद पता लगा कि वो गोली की आवाज़ है। उसके बाद वो सारे लोग निकल के आए बाहर। जिस समय गोली लगी आपको आवाज आई, उस समय घर से कोई ये सोच के नहीं निकला कि ये कोई टायर फटा होगा? हाँ, कोई कुछ भी हुआ हो, लेकिन जब मैंने हॉर्न बजाया, उन्हें पता तो था ही कि मैंने हॉर्न बजाया, तो वही चीज़ उसके बाद वो लोग सारे आए। तब तक ये था कि उनको भी लग गया, और उन्होंने बताया भी है, मतलब तब तक ये था कि मैं वहाँ मर चुका था और मेरे को मेरी मृत्यु हो चुकी थी। ये आपको बिल्कुल अभी भी वैसे की वैसे ही याद है? हाँ, वैसे की वैसे। अभी तो ऐसा है कि मेरी उम्र लगभग 41 साल हो रही है। नहीं तो पहले तो मेरे को यहाँ तक पता था कि मेरे को जब शमशान घाट ले जा रहे थे तो कौन मेरी डेड बॉडी को ले जा रहे थे, इतना तक क्लियर था, बिल्कुल साफ।
बाप रे। एक चीज मुझे बताइए कि जिस समय गोली लगी उस समय जो दर्द होता है हमको, जो पीड़ा जो उस समय हम फील करते हैं, क्या वो पीड़ा उस समय आपको? नहीं, पीड़ा बिल्कुल महसूस हुई। जैसे गोली इंटर यहाँ से हुई, पीछे जो डायवर्जन होके पीछे निकली, उस तक मेरे को कुछ थोड़ा बहुत एहसास है कि दर्द हो रहा है, खून निकल रहा है। उसके बाद फिर तुरंत ही मतलब ऑन द स्पॉट डेथ हो चुकी थी। फिर मेरे को कुछ भी अब याद नहीं है। फिर याद नहीं है? नहीं। ओके। तो आपका ये जो गोली कांड का जो है वो 28 अगस्त 1983 को रात को 8:30 बजे 8:30 आप अपनी दुकान रेडियो सुरेश रेडियो, जो कि सौदागर लाइन सदर बाजार आगरा में थी जी, उस पे एज यूजुअल रोजाना की तरह मैं बंद करके अपने घर जाने वाला था और जा रहा था। जैसे ही घर के सामने पहुंचा तो वहाँ मेरे जैसे गेट को दरवाज़ा खुलवाने के लिए मैंने हॉर्न बजाया। हॉर्न बजाते ही मैंने देखा कि वो बलवीर सिंह मतलब खड़े हुए हैं। उनसे पूछा, मैंने कहा आप कैसे यहाँ? उन्होंने कहा बस आपसे मिलने आए थे। तब तक मैं कुछ समझ पाता, उन्होंने मेरे को गोली मारी। और बलवीर सिंह के साथ कोई और भी था? हाँ, और भी था। अच्छा। एक उनके दो मित्र थे। हाँ हाँ, उनको आप नहीं जानते थे? नहीं, उनको भी मैं जानता हूँ। अच्छा, दोनों लोगों को आप जानते? दोनों लोगों को मैं जानता हूँ। उनसे पहले से मेरा संबंध भी रहा है। मेरे साथ भी उन्होंने बहुत सारे काम किए हैं, साथ भी रहे हैं। दोनों को जानता हूँ जी। इसके बारे में भी हम बात करेंगे। मुझे आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि जो एक मानसिक स्थिति होती है हमारी और एक भावनात्मक भी एक स्थिति होती है। जैसे हमारे जैसे जो सामान्य जो लोग हैं, कोई एक सपना जब देखते हैं बड़ा अजीब सा, डरावना या कुछ वैसा ही, उससे ही हम कई दिनों तक परेशान रहते हैं। लेकिन आप अपने पिछले जन्म की उस दिन से, जबकि 28 अगस्त 1983 को रात 8:30 बजे से लेकर आपके जन्म के 18वें महीने तक, 18 या मतलब आप उस समय 2 साल के भी नहीं हुए थे उस समय, आपको सारी की सारी बातें याद थी। और प्रेजेंट का जो जन्म है उस बालक का, उसे भी आप जी रहे हैं। तो इन सारी की सारी परेशानियों को लेकर आप बड़े भी हो रहे थे। कितना मुश्किल हो रहा था इन सब? नहीं, मेरे लिए देखिए मुश्किल क्या था, मेरे लिए तो कुछ भी मुश्किल जीवन में नहीं रहा। मेरे परिवार के लिए लेकिन मुश्किल था कि ये अगर जैसे जैसे ग्रो होगा, ये अगर उनके साथ चला गया या कुछ रहा, या इसके पुरानी जो ज़िंदगी थी उसमें कहीं ये ना चला जाए। इसीलिए मेरे परिवार ने हमेशा से ही मेरे साथ इस तरीके से रखा मेरे को कि ज़्यादातर मेरे को हमेशा आगरा से दूर ही रखा है। मतलब मैं बताता हूँ, जैसे कि आपको पता है कि मेरी पढ़ाई लिखाई भी मोस्टली, जब ठीक है मैं 10वीं 12वीं तक आगरा में रहा, लेकिन उन्हें पता लगा कि ये अब समझदार हो रहा है, ये उनके घर पे आना जाना भी करता है, सब कुछ करता है, तो मेरे को फिर यहाँ से इन्होंने तमिलनाडु भेज दिया। अच्छा। बाकी की मेरी पढ़ाई लिखाई फिर उधर ही हुई। तो आपकी पढ़ाई जो है शुरुआती वो आपके तमिलनाडु में हुई? नहीं, शुरुआती नहीं, मेरी 12वीं तक तो मैं आगरा में ही था। अच्छा, आगरा 16 से 17 साल का। हाँ। उसके बाद फिर मैं तमिलनाडु भेज दिया। अच्छा, हायर एजुकेशन के लिए। ओके, बहुत बढ़िया। आप अपने पिताजी के बारे में, माताजी के बारे में और परिवार की जो स्थिति है उसके बारे में बताइए थोड़ा सा। पिताजी मेरे लेक्चरर थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, महावीर सिंह। और क्या नाम है, बालूगंज में एक होबला इंटर कॉलेज पढ़ता है। माताजी शांति देवी, जो कि हाउस वाइफ ही थी। वो कोई नहीं, हम 3 भाई 3 बहनें हैं। सबसे छोटा मैं हूँ, मेरे से बड़े 2 भाई साहब हैं, अशोक कुमार, राजकुमार। उसके बाद मेरी सिस्टर हैं आशा, कविता और गायत्री। उसके बाद मैं हूँ घर में। आप अपने पिता महावीर सिंह जी की छठी संतान थे, हाँ जी, है ना? सबसे छोटे थे। सबसे छोटे होने के नाते एक जो पैम्परिंग होती है ना, एक बालक की, सबसे छोटा तो सबका लाडला हो गया ना वो तो एक तरीके से। तो क्या आपके पिताजी को जब तक कि आपने इस तरीके की बातें बोलना नहीं शुरू की थी, क्या उनको जरा सा भी एहसास था कि उनके घर में जो छठी संतान आई है वो किस तरीके की है? नहीं, उनको सर कोई एहसास नहीं था। उन्होंने कहा कि हम एक दृष्टि से देखते हैं कि आप हमारे लिए बहुत अच्छा, ईश्वर का वरदान है कि आप पैदा हुए हो। और मैं जब पैदा हुआ हूँ तो वो लेटर लाइफ थी, मतलब उनका जो काफ़ी सारी 52-53 साल में पैदा हुआ हूँ मैं घर में। तो उस टाइम तक मतलब एक तरीके से मेडिकल साइंस इस चीज़ को मानती रही, इम्पॉसिबल बिकम पॉसिबल। और दूसरी बात ये थी कि जब से मैंने ये बोलना सारी चीज़ें, उसके बाद तो उन्होंने कहा कि ये पैदा हुआ जो भी ठीक है, लेकिन आज हमारे लिए इतनी आफत बनते जा रहा है कि जब हमको अपना बाप नहीं मानता है, माँ को अपनी माँ नहीं मानता है, भाइयों को अपना भाई बहन नहीं मानता है, इसका क्या है, ये समझ से बाहर है बिल्कुल।
तो बहुत भी ये सोच लीजिए कि हमारे घर पे रोज एक तरीके से कलेश वाली स्थिति थी। मैं कुछ बोलता हूँ, वो कुछ समझते हैं, और वो बेचारे बड़े परेशान, क्या हुआ पैदा यहाँ पे है, बोलता कुछ और। तो ये चीज़ें थी सारी। समझ सकते हैं कि एक माँ बाप के लिए कि बड़ी ही एक खुशियाँ होती हैं, और खासकर यूपी में ऐसे इलाके से जहाँ जब लड़का जब पैदा होता है तो उसकी खुशी जो है परिवार में अलग ही होती है। और एक ऐसा बालक जन्म लेता है जो ये कहता है कि आप मेरे माँ बाप नहीं हैं, तो उन माँ बाप के ऊपर वाकई में बहुत ही मुश्किल क्या कहते हुई होगी कि अपना ही बालक छोटा सा जो है वो ये कह रहा है कि आप मेरे माँ बाप नहीं हैं, और मेरे माँ बाप जो हैं वो कहीं और रहते हैं, ज़्यादा दूर नहीं, सिर्फ 12 से 14 किलोमीटर के बीच में। तो तोरण सिंह जी, आप हमको ये बताइए कि आगरा में सुरेश रेडियो की जो दुकान तक का रास्ता बताने से लेकर और आपकी जो पत्नी है उनको पहचानने का जो घटनाक्रम है वो शुरू से बताइए। नहीं, एक्चुअली क्या था कि मैं रोज डेली तंग करता था पिताजी को। तो पिताजी पालूगंज जो जाते हैं हम लोग, सदर बाजार होके गुजरना होता है, तो उन्होंने कहा ठीक है, एक दिन तेरे को हम लेके चलेंगे अपने साथ, फिर वहाँ पे जाके इंक्वायर करके आते हैं, अगर तेरे को वास्तव में ही पता है तो तुम आगे आगे चलना, मैं पीछे पीछे चलता हूँ। तो मैं ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मेरे को 1 से 1.5 किलोमीटर पहले जैसे कि नंद सिनेमा चौराहा है उधर छोड़ दिया गया, और मैं आगे आगे, पिताजी पीछे पीछे। तो जाने के बाद जैसे ही मैं दुकान पर पहुंचा तो स्वाभाविक सी बात है कि वहाँ जो थी मेरी पुरानी वाली वाइफ, वो दुकान पे बैठी हुई थी। मैंने उनसे कहा आप इस कुर्सी पे क्यों बैठी हुई हो, इस पे तो मैं बैठता था। आप कह रहे हैं आपकी पुरानी वाली वाइफ? हाँ, पुरानी वाली वाइफ। आप क्या कह रहे हैं, आपको पता नहीं, वो तो देखिए जो है सो, मैं जो बताने वाली बात है, पुरानी वाइफ मतलब उमा वर्मा, ठीक है। तो उनसे मैंने पूछा कि आप जो है क्यों बैठी हैं इस कुर्सी पे, और ये इतना मॉडिफिकेशन कैसे हो गया दुकान के अंदर, ये क्यों चेंज किया है, ये तस्वीर यहाँ क्यों लगा रखी है। उन्होंने मेरे से पूछा भैया आप इतने छोटे इस एज में क्या बोल रहे हैं, हमारी तो कुछ समझ में आ नहीं। उनको नहीं पता था कि आप किस लिए आए? नहीं, उनको कुछ भी नहीं पता था। उनको तो एक तरीके से सोचिए कि वहाँ सरप्राइज मिला कि ये जो आए हैं ये इसी मतलब ये दुकान का मालिक है और ये सुरेश है। जब मेरे पिताजी ने उनसे बताया कि देखिए ऐसे आप अन्यथा न लें, तो उस कॉलेज में नौकरी करता हूँ और ये स्थिति है, हमारे घर ये बालक बच्चा पैदा हुआ है और ये इस तरीके से बात करता है, ऐसा वास्तव में कुछ घटित हुआ था या क्या था? उन्होंने कहा ऐसा हुआ तो है, अभी फ़िलहाल ये बात है कि आप इनको ले जाइए अपने घर, हम कल आप आते हैं आपके यहाँ। उस दिन सुबह की ऐसी बात रही होगी, सुबह 7 साढ़े 7 बजे करीब। तो मेरी माँ जो थी वो मेरे को नहला रही थी। मैंने बोला अब मैं नहाऊंगा नहीं, मेरे घर वाले आ गए, मैं उन्हीं के साथ रहूँगा। तो मम्मी बोली तेरी मम्मी तो मैं हूँ, अब ये कहाँ से घर वाले हुए? मैं कहा नहीं, मेरे वो ओरिजिनल घर वाले आ गए हमारे। तो इस तरीके से तो आपने उनको अपने घर पे आते हुए देख लिया? हाँ जी। अच्छा, जिस समय आप दुकान पर पहुंचे और आपने अपनी पत्नी को देखा, अपना फोटो भी देखा, उसको पहचान लिया, पहचानने के बाद आपकी पत्नी का मतलब सुरेश वर्मा की पत्नी का सबसे पहला रिएक्शन क्या था? रिएक्शन यही था कि ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है, ये तो उनका तो मर्डर हुआ है, उनकी डेथ हो गई है, ये लड़का इतना छोटा कह क्या रहा है। फिर जब मेरे पिताजी ने बोला देखिए आप हम कोई अपनी तरफ से कुछ मिला जुला के कुछ बताने की कोशिश नहीं कर रहे, ऐसा अगर वास्तव में हुआ है तो ये चीज़ें बताता है, इससे आप खुद पूछने की कोशिश करें, वेरीफाई करने की कोशिश करें। तो जब दूसरे दिन वो जब मेरे घर पे आए तो आप सोच नहीं सकते, उन्होंने तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे कि जो कि कुछ ऐसे ही थे कि जो कि मैं और मेरी वाइफ ही जानते थे वो वाली। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी कि मरने से पहले हम कहाँ गए थे, वो अकाउंट नंबर क्या था। कुछ ऐसी बात बताइए कि जिससे कि आपकी पत्नी को वाकई में ये यकीन हो गया। उन्होंने ये कहा था कि आपका जैसे मर्डर हुआ उससे एक दिन पहले हम कहाँ गए थे। तो मैंने उनसे बोला हम धौलपुर नज़दीक एक मेला लगता है, उसमें आपने बोला था हम गए थे, तो हमारे साथ कौन कौन गया था? ठीक है, अब गए थे तो मैं कहाँ बैठी हुई थी? मैंने आप कार के बोनेट में बैठी हुई थी, आपने वहाँ बैठ के जलेबियाँ खाई थी। वो कार जो फिएट जो थी आपके पास सफेद कलर की, उसी कार के बोनेट में? उसी कार के बोनेट में। इसके जो गवाह हैं वो सुरेश वर्मा और उमा, ये दो ही थे? हाँ, दो ही मोस्टली। मतलब इस वाक्य को हम दोनों के अलावा कोई जानता नहीं है। बहुत सारी ऐसे ही बहुत सारे एक्सपेरिमेंट मतलब चीज़ें उन्होंने पूछी मेरे से, बातें पूछी। और बहुत जैसे बच्चे थे मेरे जो रोनू सोनू, उनको उन्होंने 20 से 22 बच्चों में बिठा दिया। तो उन्होंने पूछा कि अगर वास्तव में आप जानते हो तो उनको पहचान के लाओ कौन है वो। अच्छा, तो दोनों को पहचान लिया, कोई दिक्कत नहीं। मतलब आप जाते हैं उन बच्चों के? हाँ, झुंड में उन्होंने बिठा दिया कि इनका एक और एक्सपेरिमेंट किया जाए, इनको एक और मतलब एक तरीके से सोचिए कि उससे गुजारा जाए। तो मैंने कहा ठीक है, मेरे को आप जितना में बिठा दीजिए, मैं ऐसा तो नहीं है कि मैं कुछ झूठ बोल रहा हूँ या कोई चीज़ है, मैं तो जानता हूँ अच्छी तरह, मैं पहचान भी लूँगा, कोई दिक्कत।
और आपने अपने दोनों बच्चों को वहाँ से बुला लिया? मेरे पिताजी ने भी उस टाइम 89 में बीबीसी ने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी मेरे ऊपर, उसमें क्लियर कट स्टेटमेंट दे रखा है। तो मैं तो उस कैपेसिटी में हूँ, तो मैं आपको अगर चाहते हैं तो आप यहाँ रहें, आप हमारा 100% मेरा बेटा है वो। अब ज़्यादा हम इसलिए उसको वो नहीं करते हैं कि वो घर वालों को बहुत तंग करता है, जिद करता है यहाँ आने की, तो बस ये है। उन्होंने भी 100% सिद्ध करा दिया। उन्होंने मेरे से बाद में कई बार बोला भी कि भाई आपको जो चाहिए, आपकी पढ़ाई का खर्चा या कुछ किसी भी तरह की कोई हेल्प चाहिए, आप बेझिझक हमसे बोल सकते हैं, हमें कोई आपत्ति। मृतक सुरेश वर्मा की पत्नी उमा अपने पति को 4.5 साल के बच्चे के रूप में दोबारा देख रही थी। किस तरीके का, क्या उनको वाकई इस बात की खुशी थी कि चाहे जैसा भी हो मेरा पति वापस आ गया? नहीं, उनको देखिए खुशी तो थी, लेकिन बहुत सारे कुछ गम भी थे कि भाई ऐसा कैसे पॉसिबल हो गया, ये वो, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें। लेकिन उन्होंने अंत में आके ये स्वीकार कर लिया कि अब चलिए ठीक है, जन्म तो हो ही गया इनका, बाकी जो है कि दूर का फासला ज़्यादा है नहीं, जब भी हमारा मन रहेगा हम जाएंगे, और जो भी है मतलब एक परिवार की तरह आराम से काम चलता रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और उनके मतलब आपके जो पिताजी और आपका जो फैमिली थी, माता पिता थे, क्या उन्होंने आपको एक बेटे के रूप में देखा, स्वीकार किया था? नहीं, उन्होंने हमेशा सर मेरे से देखिए, कभी जब तक वो जीवित रहे मेरे माताजी पिताजी, मतलब पुराने वाले, तो उन्होंने कभी मेरे से नहीं, मैं जब भी गया तो मेरे को जो भी मतलब क्या है, उन्होंने हमेशा से पूछा कि आपको किसी आवश्यकता है, कोई ऐसी चीज़ जो आप नहीं ले रहे हो, हम दिलवा दें आपको। उन्होंने हमेशा ससम्मान, उन्होंने आदर सत्कार के साथ मेरे को घर पे रखा, और मैं गया भी जाने कितनी बार मिल चुका हूँ, उनकी तरफ से मेरे को कोई कभी वो नहीं हुई। हमेशा से उन्होंने कहा था कि आपकी जब भी इच्छा हो आप आएँ, मेरे परिवार के साथ रहें, हमारे साथ रहें, हमें कोई आपत्ति नहीं। बहुत बढ़िया। बीबीसी की जो डॉक्यूमेंट्री है जो 1990 में जो रिलीज हुई थी, उसमें जो आपकी उस अवस्था को जब उन्होंने रिकॉर्ड किया था, तो मेरे ख्याल में 5-6 साल की आपकी उस समय उम्र रही होगी। उस फुटेज में जब हम देखते हैं उस छोटे टीटू को, आपका बचपन को जब देखते हैं, तो वो जो बालक है वो बड़ा डेस्परेट सा दिखता है ना, बड़ा बेचैन सा दिखता है। आपको बेचैनी किस बात की थी? बेचैनी तो मेरे को यही थी कि भाई मेरे को ज़बरदस्ती यहाँ रखा जा रहा है, जबकि मेरा घर नहीं है। मतलब यही था, मेरे को तो यही लगता था कि मेरे को जानबूझ के इस तरीके से सोचिए कि यहाँ पे रखा जा रहा है जहाँ मैं रहना ही नहीं चाहता, और मेरे को एनी हाउ कुछ भी हो पॉसिबल, मेरे को जाना आगरा ही, मैं तो उन्हीं के साथ रहूँगा। तो जब जैसे जैसे मेरी मतलब एज ग्रो होने लगी, तब मेरे दिमाग में आया कि मेरी एक्चुअल फैमिली तो यही है, बाकी वो तो जो है, लेकिन मैं कभी उस टाइम तक ये स्वीकार ही नहीं कर पा रहा था कि ये मेरा परिवार है। ये स्थिति थी, इस समय इसलिए हमेशा बेचैन इस तरीके से रहता था। जी, सुरेश वर्मा की मृत्यु जो है, असामयिक मृत्यु जो है, वो 28 अगस्त 1983 को होती है, और आपका जन्म जो है वो दिसंबर में 12/12/83 को होता है, तकरीबन 3.5-4 महीने के अंतराल के बाद। क्या आप हमारे दर्शकों को ये बताएंगे कि आपकी मृत्यु के बाद और आपके जन्म के समय तक ये जो 4 महीने का तकरीबन का जो समय है, 4 महीने का, आपको कुछ भी ऐसा भास है इस बात का कि आप उस समय कहाँ थे? मेरे को सर देखिए, इस चीज़ में अभी तो हम लगभग 41-42 साल बाद बात कर रहे हैं इस चीज़ की। हाँ, जब मैं छोटा था उस टाइम मैंने कई बार बताया है कि मेरे को जो मतलब जलाने के लिए शमशान घाट ले गए। शमशान घाट में जैसे कि अगस्त का महीना था, बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी, उसके बाद अब जलाई मेरे को यमुना जी में फेंक दिया गया। उसके बाद जो है मेरी सिस्टर थी, इनका नाम सुशीला था, जो उस टाइम नेशनल म्यूजिक महल जो कि सदर बाज़ार में है, और वो उनके पीछे एक मकान था, उसमें रहा करती थी। उनका मेरे पास जैसे मेरा जन्म हुआ उसके बाद आना जाना उनका रहा मेरे साथ। उन्होंने बताया कि कई बार भाई साहब आपने हमको महसूस हुआ कि आप हमसे इनडायरेक्टली या मतलब सपने में या जैसे कहना चाह रहे हैं कि आपका पूरा परिवार, कभी चिंता मत करना, मैं हमेशा से वापस आऊँगा, चाहे कुछ भी हो, आप लोगों से मिलूँगा ज़रूर। तो इतना थोड़ा बहुत याद है, बाकी मेरे को ऐसा कोई चीज़ अभी याद है। आपकी मृत्यु हो चुकी थी? हाँ जी। और आप अपनी मृत्यु के बाद जब शरीर से निकल गए थे, आप ये सब देख रहे थे कि आपके साथ हो क्या रहा है? हाँ बिल्कुल, इतना मेरे को ये है कि मेरे को एक्चुअली जैसे मैंने भी सुन रखा है कि जिनकी अकाल मृत्यु रहती है उनकी आत्मा भटकती है, जो भी जैसा भी बहुत सारी कहानियाँ हैं, बहुत सारी चीज़ें बताई जाती। तो मेरे को हाँ इतना ज़रूर है कि मेरे को महसूस हो रहा था
कि मैं ये बाकी हो क्या रहा है उस चीज़ से मैं अवेयर था, लेकिन मैं कुछ करने में असमर्थ था। आप कुछ करने में असमर्थ थे, लेकिन सपने में आके आप जो है हाँ, उनको ये बता रहे थे। अपनी सिस्टर को कई बार इंडिकेट किया कि आप किसी प्रकार की चिंता मत करना, कोई दिक्कत नहीं है, तो वापस जरूर आऊँगा चाहे जो भी हो। बहुत अद्भुत और जबरदस्त है। आपको पता है कि हम जब आपकी कहानी सुनते हैं हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, और आप उसके चश्मदीद मतलब आपके साथ महसूस कर रहा हूँ उस चीज़ को, तो आप सोचिए मेरी क्या स्थिति होती है। बहुत ही जबरदस्त। तो ये जो 4 महीने का है, और जब आपका अंतिम संस्कार हो गया और आपको जो है आपके परिवार वालों ने यमुना जी में बहा दिया, उसके बाद का आपको याद है? हाँ, उसके बाद का तो मेरा जैसे जन्म हुआ, और जैसे ही मैं समझदार होने लगा, आगरा में गुरबाद गांव में, जो 14 से 15 किलोमीटर दूर पड़ता है जगह आगरा से, तो वहाँ मेरे को उसके बाद का तो मेरे को सारा फिर याद ही नहीं। ये जो जन्म के समय तक का जो 4 महीने हैं, इनका आपको पता है कि आप उस समय कहाँ थे? नहीं, इतना मेरे को अब देखिए इस एज में मेरे को बिल्कुल, क्योंकि कई बार हमको क्या कहते हैं ऐसे स्मरण सुनने को मिलते हैं जो जिन्होंने पुनर्जन्म लिया है, तो उनकी भी इस तरीके से अकाल मृत्यु होती है, और वो जो है अपना शरीर छोड़ने के बाद वो बताते हैं कि वो किसी टनल में गए या अंधेरी सी जगह में गए, या उन्होंने क्या कहते हैं दरबार देखा, वहाँ पर तमाम। नहीं सर, ऐसा कुछ ऐसा मेरे साथ नहीं हुआ, और हुआ भी हो तो मेरे को अभी ऐसा कुछ याद नहीं इसमें से। अच्छा, वो पर्टिकुलर चीज़ याद नहीं मेरे को बिल्कुल। हाँ, छोटा था, बहुत सारी चीज़ें तब मैं बताता था, अब मेरा देखिए उतना याद नहीं है मेरे को। हाँ, यह हो सकता है कि जिस समय आपकी ये अवस्था रही हो उस समय आपको याद हो। हाँ बिल्कुल, कोई है ना। आज तो खैर सारी चीज़ें बदल गई हैं। बिल्कुल। हाँ, क्योंकि ये विषय दरअसल इतना गूढ़ और इतना रहस्यमयी है कि आप इसकी जितनी परतें उधेड़ते जाएंगे ये उतना ही गहरा होता जाएगा। क्योंकि जो प्रभु की जो सत्ता है ईश्वर को हमारे साथ करने के लिए, वो बहुत ही एक अलग किस्म की है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसमें। सुरेश वर्मा के जो दोनों हत्यारे थे उनको आपने अपनी मृत्यु के बाद भी पहचान के रखा हुआ था, है ना। उन दोनों लोगों के लिए आप मतलब क्या आपने जो जन्म लिया वो इस बात के लिए लिया है कि आपको अपनी मौत का बदला लेना है? नहीं, मेरे को ऐसा कोई प्रोविजन नहीं था। ना मेरा कोई ऐसा मनसा थी, कुछ भी नहीं था। दूसरा क्या है, हाँ इतना जरूर कह सकता हूँ कि वो उनको मतलब जो भी मतलब कानून ने उनको सजा दी, जो भी रहा, वो काटने के बाद मेरे से मतलब इस जन्म में एक बार मिले वो मेरे घर पे। जैसे मैं छोटा ही था, ज़्यादा तो बड़ा नहीं। क्यों मिले? तो नहीं, वैसे ही वो मिलने आए थे। भाई देखो, हमें जो किया उसके लिए तो हम जो भी हमारा सजा थी वो तो काट पीट ली। तो एक्चुअल में वो भी दोनों मेरे साथ भी काम कर चुके हैं, मतलब करते थे। तो वो स्थिति थी उनकी, तो इस संदर्भ में वो मिल आए। तो उन्होंने भी ये कंफर्म करने की कोशिश की कि ऐसा नहीं, हाँ ये वास्तव में ही है क्या चीज़। हाँ। तो वो भी हो सकता है। किस तरीके का कंफर्म करने की? नहीं, कंफर्म नहीं। एक्चुअली हुआ क्या कि वो मेरे घर पे आए, मैं छोटा था, उन्हें देख के मैं घर से निकल लिया। अच्छा, डर के? हाँ, डर के बहुत बुरी तरह। मैंने कहा भगवान जाने ये क्या करेंगे, क्या पूछेंगे। और तब तक मतलब मैं वहाँ से गया तो मेरे बीच वाले भाई है जो कि पहलवान है। तो उस टाइम में उनके पास पहुंचा, मैंने कहा भाई चलो वो आ गए। मैंने कौन आ गए? मैंने कहा ऐसे जिन्होंने मेरे को पहले गोली मारी थी। तो मैंने कहा चलो उन्हें देखते। तब तक वो लोग बेचारे घर से जा चुके थे। अच्छा। हाँ, तो मैं ऐसे उनसे कभी इंटरेक्शन नहीं हुआ। सिर्फ मैंने देखा और मैं वहाँ से निकल गया। अच्छा, तो पिताजी के साथ क्या उनकी बातचीत हुई है ये आपको? नहीं, पिताजी नहीं, भाई के साथ। हाँ, भाई। हाँ। तो वही ऐसा मैंने कुछ नहीं देखा। मेरे को वो था, मैंने कहा ठीक है तुम जाओ, हम बात कर लेते हैं। बस इतना ही इंटरेक्शन हुआ, बाकी मैंने उनसे कभी न मिला न देखा जी उनको। तो सुरेश वर्मा के किस तरीके के रूप थे? एक तो रेडियो मैकेनिक, ट्रांजिस्टर मैकेनिक जो थे सुरेश वर्मा के नाम से सदर में जो दुकान थी, इसके अलावा भी नहीं, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें थी। देखिए अब उसका तात्पर्य निकलता नहीं है वो नहीं, सारे। लेकिन फिर भी अगर हम ये जानने की कोशिश करें, क्योंकि पुनर्जन्म आपने इन्हीं सब बातों को लेके किया है ना। नहीं, ये तो बताते हैं कि भाई जिनके पास्ट में अच्छे कर्मांश रहे हैं या अच्छे कुछ करते हैं, उन्हीं के बदौलत या उनके बलबूते पे पुनर्जन्म होता है। लेकिन मेरा पास्ट देखा जाए तो वो इतना सही नहीं था कि जिसके बारे में मतलब कुछ वर्णन किया जा सके, इतना सही नहीं था।
आपकी पत्नी उस जन्म की उमा जी जो हैं, उनको ये पता था कि आप रेडियो मैकेनिक के अलावा भी कुछ और है? नहीं, बाकी पता सब कुछ था उनको, ऐसा अच्छा। कुछ भी नहीं, कभी ऐसा नहीं। मेरी सोर्स ऑफ इनकम क्या है, मैं क्या करता हूँ, क्या नहीं करता हूँ, कहाँ हूँ, कैसे, सारी चीज़ों की जानकारी उनके पास पूरी थी। अच्छा, कहानी आपकी ये कहती है कि आप स्मगलिंग के धंधे में थे। नहीं जी, बहुत कुछ। आज आज एक प्रोफेसर तोरण सिंह जी जो हैं, जब वो ये देखते हैं कि अपने पिछले जन्म में जो है मैं एक स्मगलर था और आपसी किसी रंजिश को लेकर जो है मेरी हत्या हुई थी। आज का जो तोरण सिंह है, जो टीटू हैं, वो अपने पिछले जन्म की इस कर्म को लेकर किस तरीके के बारे में नहीं, मैं सोचता भी नहीं था उसके। देखिए, पास्ट इज पास्ट, जो हो गया उसको बदला नहीं जा सकता। अब मेरा दूसरा मतलब जन्म ही दूसरा है, तो मतलब मेरा मतलब कार्य करने का तरीका भी दूसरा है, दायरा भी दूसरा है। और ईश्वर की कृपा से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, तब उन चीज़ों को अगर मैं दोहराने या याद करने की भी कोशिश करूँ तो वो पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल। क्या होता है कि जैसे कि ऐसा कहा जाता है, हमारे शास्त्र भी इस बात को वो कहते हैं, गवाही देते हैं कि आप जब अपने अच्छे कर्म करते हैं तो आपको बहुत बेहतरीन जन्म मिलता है ना। इस जन्म में आप महावीर सिंह जी के घर में पैदा होते हैं, छठी संतान के रूप में, और आज जो है आप एक डीन के पद पर हैं पतंजलि जैसी इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी के, है ना। तो आपने अपने पिछले जन्म में कोई तो बढ़िया काम किया। हाँ, कुछ न कुछ, चाहे भले ही मतलब भूलवश हो गए हो, हाँ, लेकिन कुछ ऐसा याद है कि आपको अपने मैंने कुछ न कुछ तो जरूर किया होगा। अब इतना तो देखिए हाँ, याद नहीं है मेरे को, लेकिन बहुत सारे हैं, हो गया होगा कुछ न कुछ ठीक ठाक, जैसे कि ये जीवन मिला और जो भी सुख शांति से अब चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, वही चीज। कभी कभी अभी बात करते समय हमारी भी स्थिति ये हो जाती है कि हम सुरेश वर्मा से बात कर रहे हैं या तोरण सिंह टीटू से बात कर रहे हैं। तोरण सिंह से बात कर रहे हैं आप, टीटू से ही बात कर रहे हैं। सुरेश वर्मा वो पास था, हाँ, ईश्वर की कुछ कृपा हुई या महिमा हुई जिससे कि मेरे को वो याद है। बाकी मेरा उससे अब कोई तात्पर्य नहीं निकलता। और आप आए, आपने मेरे से अप्रोच किया, चलो ठीक है, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ अपनी स्टोरी। बाकी उसमें ना तो देखिए मेरे को याद करने का कोई तात्पर्य निकलता है, हाँ, कोई उस चीज़ का फायदा नहीं मिलता, कोई फायदा नहीं मिलता। हाँ, वो पास्ट है, वो तो चैप्टर वो तो क्लोज हो चला गया। गया। ठीक है, चलिए हम थोड़ी सी और इसको आगे बढ़ाते हैं। सुरेश वर्मा की जब मृत्यु हुई उस समय उनकी उम्र तकरीबन 30 साल की थी। 28 साल की थी। 28 साल का एक युवा जो है अकाल मौत मारा जाता है। पत्नी है, 2 बच्चे हैं, बढ़िया सब कुछ, सब ठीक ठाक चल रहा है। ये जो एक परेशानी होती है, इस परेशानी को लेकर जब आपकी मृत्यु होती है तो कुछ अफर्मेशंस होते हैं, है ना, अपने वापस जन्म लेने के। वो अफर्मेशन क्या थे? जैसे कर्मों का आधार, जैसे मेरे को शायद उस जन्म में कुछ अच्छे कर्म या जीवन मुक्ति नहीं अटेंड हो पाई हो, तो इस जन्म में शायद ईश्वर ने मेरे को दोबारा से, मतलब ये है कि समय दिया या दोबारा से जन्म दिया कि मैं इस जन्म में कुछ और बेटर कर सकूं और मानवता की भलाई के लिए कुछ कर सकूं। तो ये भी हो सकता है शायद इस चीज़ में। ये हो सकता है। सुरेश वर्मा क्या उस समय की अपनी जिंदगी में धार्मिक और आध्यात्मिक किस्म के थे? नहीं जी, बिल्कुल कोई चांस नहीं, धार्मिक न कोई अध्यात्म। हाँ, वो तो कोई पूजा पाठ नहीं। हाँ, नहीं, जीवन ही अलग था बिल्कुल, एकदम प्रैक्टिकल। हाँ, बिल्कुल, जो करना है आज ही करना है। हाँ, बिल्कुल करना है सब। तो ये शराब और मांसाहारी ये भी सब थे? नहीं, ये तो सर मैं आपको देखिए अब नहीं, हाँ कुछ रहे, कुछ न कुछ तो था ही। हाँ, क्योंकि धंधे की मजबूरी भी होती है ना। संगत ऐसी हो जाती है उसमें। ओके, तो आज जो है आपके ऊपर जो इसका प्रभाव है, आप कितने आध्यात्मिक हैं, कितने धार्मिक? नहीं, बिल्कुल जी, देखिए मेरा फील्ड ही ऐसा है। हाँ, आध्यात्मिक तो मतलब ये है कि ऐसी संस्था में आज मैं कार्य कर रहा हूँ जो पूरी आध्यात्मिक टिकी हुई है, और दूसरा जो कि सनातन संस्कृति में चलती है, सनातन के हम मूल्यों को अग्रसर हैं। हाँ, बिल्कुल, मूल्यों को मान के चलते हैं। तो ये चीज़ है। दूसरा ये है कि मेरा प्रोफेशन भी ऐसा है कि मेरे को योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा विभाग में है, तो मतलब ऐसे सब्जेक्ट चूज किए कि जिनको हम एक तरीके से अध्यात्म के साथ जोड़ के ही चलते हैं सारी चीज़ें। तो वो सारी चीज़ें मेरे प्रोफेशन में है।
आपको ऐसा लगता है कि ईश्वर ने आपको एक और मौका दिया है? नहीं अपनी बिल्कुल चीजों नहीं, को हाँ ठीक मेरे को तो बिल्कुल लगता है कि कुछ चीज़ें जो गड़बड़ हुई हैं, जैसे भी हुआ मेरे से पुराने कर्म कुछ उल्टे सीधे हुए हैं और कुछ भी हुआ, उसको इस जन्म में शायद सुधारने का मेरे को मौका मिला है, तो मैं कर रहा हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप ईश्वर को मानते हैं? हाँ बिल्कुल जी, कोई ना कोई तो ईश्वर मतलब कोई ना पॉजिटिव एनर्जी है, शक्ति कहिए या कुछ कहिए, जिसका सारे लोग हम लोग अनुसरण और अनुपालन कर रहे हैं, जिनके द्वारा ये सारा बैलेंस बना हुआ है और सृष्टि चल रही है। ईश्वर तो बिल्कुल विद्यमान है। पुनर्जन्म के बारे में आपका क्या ख्याल है? नहीं, पुनर्जन्म में सर मेरा देखिए, मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको, इतना ना ही में कोई आध्यात्मिकता, और बस उस टाइम तो वही लाइफ थी जो मेरे को करना है, वो मतलब करना ही है बस। नहीं, ये जो पुनर्जन्म का जो सिद्धांत है हमारे हिंदुओं में, हाँ जी, कि हम जो है एक जन्म के नहीं है, हमारे कई सारे जन्म। नहीं ये तो मैंने भी देखिए थोड़ा वेदों में, उपनिषदों में और वेदों में पढ़ रखा है, हाँ। कि हमारे हिंदू मैथोडोलॉजी में बताया गया है कि हमारे यहाँ तो सिद्धांत है और कहा भी गया है, आत्मा तो अजर अमर है, अगर वास्तव में जीवन मुक्ति नहीं मिल पाती है तो वो दोबारा से भी जन्म होने की संभावना रहती है। ये लिखा भी हुआ है पुनर्जन्म का, हमारी हिंदू क्या बोलते हैं सनातन संस्कृति में वर्णन है। आप ईश्वर की साधना करते हैं, किस ईश्वर का ध्यान करते हैं, किसकी? नहीं मैं जी एक्चुअली देखिए, मैं ब्रज क्षेत्र से आता हूँ, आगरा हमारा गोकुल मतलब ब्रज क्षेत्र ही है। दूसरा मेरा ननिहाल भी मोस्टली ब्रज क्षेत्र में ही है, बिल्कुल मथुरा के पास, मतलब सादाबाद आगरा। तो अब जो भी है, हम तो श्री कृष्ण के ऑलरेडी, हमने आपको क्या कहें कि मेरी तो मातृभाषा भी ब्रज भाषा है, तो हम हमेशा श्री कृष्ण जी का ही अनुसरण करते हैं और क्या कहते हैं, उन्हीं को अपना भगवान मानते हैं। जी, श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा था, हाँ जी, कि तुमको तुम्हारे जो पिछले के जन्म जो है वो याद नहीं है, मुझे मेरे सारे जन्म याद हैं। हाँ जी, तो पुनर्जन्म का सिद्धांत जो है कृष्ण तब कह गए, हाँ जी। और आप कृष्ण के अनुयायी हैं, कृष्ण नहीं को नहीं मानते बिल्कुल, हैं। हम सब अपने आप को एक तरीके से कृष्ण वंशज ही मानते हैं, हमारी मातृभाषा भी वही है और पूर्ण है। जैसे कि गोवर्धन हुआ, हम परिक्रमा देने जाते हैं, जब भी है हमारे तो मतलब आराध्य उन्हीं को माना गया है, तो वही बिल्कुल। कितनी शांति मिलती है जब आप जाते हैं? नहीं नहीं, मेरे को तो ये पूर्ण शांति मिलती है, कोई दिक्कत नहीं। मैं तो जब भी जो भी है, जैसे गोकुल हुआ और वृंदावन हुआ, वरसाना हुआ, मथुरा हुआ, तो ये हमारे नियर बाई प्लेस है, अपनी संस्कृति है वहाँ सारी चीजें, तो हम लोग जब भी समय मिलता है हम लोग जाते हैं। आपकी अभी जो पत्नी है वो आपकी पिछले जन्म की सुरेश वर्मा की पत्नी से उनकी मुलाकात हुई? हाँ एक बार हुई है जी, आगरा में, बहुत समय पहले, मतलब लगभग मान के चले 2013-14 में। हाँ, बस थोड़ी देर के लिए दोनों आपस में मिली है। हाँ, एक्चुअली प्रेजेंट पत्नी जो है मेरी, वो बनारस से बिलोंग करती है, हाँ, हाँ। तो उनका मतलब यहाँ हम लोग विद फैमिली रहते हैं, जब भी समय मिलता है हम लोग आगरा जाते हैं, तो तभी कभी एक बार मौका मिला है, तो एक बार हुई है। क्या उनका किस तरीके से? नहीं कुछ नहीं, उनका कोई रिएक्शन मतलब ऐसे ही था कि किस तरीके से रहते हैं, थोड़ी बहुत बातचीत की। उसके बाद ज्यादा देखिए उनको भी इंटरेस्ट नहीं है, जो हो गया उसको बदला नहीं जा सकता, लेकिन अब हम लोग अपनी पीसफुली लाइफ जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो वो ज्यादातर। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, मैं पत्नियों की एक आदत होती है अपने पतियों पर बेवजह शक करने की, है ना? कभी कभी वो ठीक होता है, कभी कभी बेवजह भी होता है। तो ऐसी स्थिति में पत्नी का ये स्वतः स्वभाव होता है ना? और उमा जी भी अभी हैं, है ना? ऐसी स्थिति में कभी उन्होंने कुछ नहीं वो उनको जब भी देखिए, मेरी पत्नी का तो ये स्थिति है, मतलब जब भी मैं आगरा जाता हूँ, उन्हें पता है कि कब जा रहे हैं, क्या जाता हूँ, मोस्टली वो साथ ही होती है। तो वैसे मैं भी उतना ही जा पाता हूँ। देखिए मेरा नेचर ऑफ जॉब ऐसा है कि बहुत कम ही, अभी भी गया मैं कुछ दिनों पहले जून में, तो सोचिए 1-1.25 साल 1.5 साल में 1-2 बार ही जा पाते हो। आज उमा जी आपको किस तरीके से देख रही हैं? नहीं कुछ नहीं, मेरा तो काफी समय हो गया, मेरे को लग रहा है लगभग 6 से 7 साल हो गए, मैं मिला ही नहीं। तो बाकी अब भगवान जाने, देखिए जो भी हैं वो अपना पीसफुली लाइफ व्यतीत कर रही हैं, मैं भी अपना इधर सेटल है, तो बच्चे उनकी भी मेरे को पता रहता है, शादी वादी हो चुकी है, तो यही है। बाकी एक बार उनका बड़े भाई साहब है मेरे वहाँ पे, उनका बेटा है यहाँ, मेरे को हरिद्वार आके मिला था, थोड़ी बहुत देर बातचीत हुई, मैं पूछता रहता हूँ उनसे, उनका नंबर भी है, मेरी बातचीत भी है कि भाई हालचाल ठीक है, मतलब मेरे भाई होगा पुराने वालों का, भतीजे का उसका भी है मेरे पास। उनका कुछ मत भी था कि मैं उनको कहीं से PhD कराने में या कुछ हेल्प करूं, तो मेरे पास जो पॉसिबल रहा तो मैंने ज़रूर किया, बस इतना ही संबंध है जी। आप पतंजलि में हैं, हाँ जी। क्या बाबा रामदेव जी को आपकी इस विशिष्टता के बारे में पता है?
हाँ जी, महाराज जी को पता है, लेकिन यही है महाराज जी का भी वो है, भाई देखिए ये मेरा प्रोफेशन है, यहाँ पे मेरा वर्क प्लेस है, तो आप जो है उन चीज़ों से अब तुम्हारा आपका कोई तात्पर्य नहीं होना चाहिए, और मैं भी ये मेंटेन हाँ, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ मैं, क्योंकि बाबा जी जो हैं वो आध्यात्म के और योग के पुरोधा पुरुष हैं आज की तारीख में, है ना। उनका मत किस तरीके का है कि पुनर्जन्म के बारे में, और खासकर इस तरीके के बारे में, क्योंकि आप एक अकेला केस तो है नहीं, ऐसे सैकड़ों केस हैं। उनका ये है भाई, अच्छी बात है आपको याद है, लेकिन अब उस चीज़ को रिमेम्बर करके या उस चीज़ों को सोच के कोई आपको फायदा तो होने वाला नहीं है, सीधी बात है। देखिए, और आपका यहाँ आपको मतलब आप हमारे संस्थान में कार्यरत हैं, तो आपका कर्तव्य बनता है आप जो है संस्थान के अकॉर्डिंग ही रहें, तो अपना काम करें। बहुत बढ़िया जी। एक प्रश्न आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि डॉक्टर इयान स्टीवेंसन जो है वो पास्ट लाइफ और इस तरीके के जो ज्ञान है इसके बारे में उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त रिसर्च की है पूरी दुनिया भर में, उनका अपना एक नाम भी है। आपके ऊपर उन्होंने किस तरीके की रिसर्च की थी, क्या उन्होंने किया था, जो टेक्निक्स हैं या साइकोलॉजिकल जो एवोल्यूशंस जो उन्होंने आपके ऊपर एक्सपेरिमेंट किए थे, नहीं, मैं क्या आपको याद है किस हाँ, मैं लगभग पहली बार उनसे 88 या 89 में मिला हूँ। अच्छा। तो उन्होंने मेरे को एक तरीके से वो कंपैरेटिव स्टडी की मेरे साथ, मतलब मेरी एज के 1-2 बच्चों को और बुलाया, उनसे कुछ पूछा, नॉर्मल कुछ मतलब क्वेश्चन आंसर्स हुए, इस तरीके से उन्होंने एक डिफरेंस लगाने की कोशिश की कि नॉर्मल में और इनमें क्या विशेषताएं हैं और क्या कुछ अलग है। इस तरीके से 3-3, 4-4 घंटे मेरे साथ उन्होंने इंटरव्यू कंडक्ट किया, सारी विधिवत मेरे को पूछा क्या हुआ कैसे नहीं हुआ, तो इस तरीके से उन्होंने अपना बनाया। कई सारे मेरे को सुनने में आया, रिसर्च पेपर भी उन्होंने मेरे ऊपर लिखे, लाइफ आफ्टर डेथ, ऐसे कुछ टाइटल वाइटल है, ऐसा मेरे को पता है, ये चीज़ें मेरे को सुनने में आया कि कुछ लिखा है उन्होंने। पास्ट लाइफ रिग्रेशन के ऊपर जो रिसर्च हुई है उसके ऊपर जो रिसेंट जो टाइम है उसमें आपका जो नाम है वो बहुत ही प्रोमिनेंट तरीके से लिया जाता है जब ये पास्ट लाइफ की बात होती है। तो क्या इयान स्टीवेंसन ने आपके ऊपर पीएलआर या जो हिप्नोटिक जो रिग्रेशन होता है इस तरीके का भी कोई प्रयोग नहीं, था? तो मेरे साफ सुथरा देखिए जी, पिताजी ने मेरे साफ मना कर दिया था, आपको जो पूछना है आप वो आए हैं पूछिए, हमें कभी कोई आपत्ति नहीं है, कोई भी टेक्निक कोई भी कुछ चीज़ इस पर एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश कतई न करें आप। मेरे पिताजी ने साफ मना कर दिया था। और जब भी मैं तो एक्चुअली छोटा था, तो जो भी इंटरव्यूज हुए जैसे भी रहा, तो मेरा कभी ऐसा नहीं कि मेरे परिवार वाले मेरे को छोड़ दें, मैं हमेशा कोई ना कोई परिवार का सदस्य मेरे साथ रहा। तो जहाँ भी उनको लगा कि ये चीज़ें इनसे अगर पूछ रहे हैं या करा रहे हैं या कुछ कर रहे हैं ये गलत होगी, उन्होंने साफ मना कर दिया, ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ। इंदौर में एक डॉक्टर ज्योति गुप्ता हैं जो कि हॉरोस्कोप और इसके ऊपर काम करती हैं, और उन्होंने पीएचडी जो किया है वो पास्ट लाइफ रिग्रेशन के ऊपर ही किया, इसी के ऊपर उन्होंने शोध किया था और पीएचडी उनके ऊपर। उन्होंने भी तोरण सिंह जी का जो हॉरोस्कोप है उसमें जो है वो सारी घटनाएं, क्योंकि हमारी जन्म कुंडली में हमारे पिछले जन्म का और इस जन्म की एक एक घटनाएं जो है उसके अंदर दर्ज रहती हैं। कैसे पढ़ा जाता है, कैसे उसको निकाला जाता है, डिकोड किया जाता है, ये ज्योतिषी के ऊपर डिपेंड करता है। ज्योति गुप्ता इस पूरे केस के ऊपर क्या कह रहे हैं, जरा उनसे सुनते हैं। नमस्कार विनोद जी, नमस्कार टीटू सिंह जी। आपकी कुंडली का मैंने अध्ययन किया है पास्ट लाइफ देखने के लिए, लेकिन 12 दिसंबर 1983 जो डेट आपने मुझे बताई थी, जन्म तारीख है आपकी, उसके अनुसार मुझे पास्ट लाइफ का कोई इंडिकेशन नहीं मिल रहा था। फिर मैंने जेम्स मेटलॉक जिन्होंने आपके केस स्टडी किया था उनसे बात की, तो वो बोले आपका केस सोल रिप्लेसमेंट का है, परकाया प्रवेश, जो बहुत ही रेयर केस है। मतलब आपकी मृत्यु सुरेश वर्मा के रूप में जब हुई थी 28 अगस्त 1983 को, तब आपकी सोल ने जो फीटस था पुनर्जन्म लेने के लिए उसको रिप्लेस करके आपने अपना स्थान लिया और पुनर्जन्म आपका हुआ। मतलब आपकी पिछले जन्म में मृत्यु और इस जन्म की डेट में बर्थ में उसमें 3.5 महीने का भी फर्क नहीं है। तो मैंने फिर आपकी लग्न कुंडली जो बनाई उसको 28 अगस्त 1983 तक पीछे ले गई और उसके अनुसार महादशा देखी और 28 अगस्त 1983 की मृत्यु कुंडली बनाई और उसकी महादशा का अध्ययन किया। आइए देखते हैं हम कुंडली के माध्यम से कि उसका क्या रिजल्ट है।
देखिए, ये लग्न कुंडली मैंने बनाई है टीटू सिंह जी की 12 दिसंबर 1983 के हिसाब से। और जन्म समय में महादशा थी इनकी, राहु की महादशा थी, मंगल की अंतर था और बुध का प्रत्यंतर था, गुरु और शनि का सूक्ष्म प्रत्यंतर था। उन्हीं डेट्स को मैं आगे पीछे लेके गई 23 अगस्त 1983 तक बैक डेट्स में। तो राहु के महादशा में मंगल का अंतर था, गुरु का प्रत्यंतर, मंगल और शनि का सूक्ष्म प्रत्यंतर। 28 अगस्त 1983 जब सुरेश वर्मा जी का मर्डर हुआ था, वो मैंने 9:20 का टाइम लिया क्योंकि टाइम फिक्स नहीं था रात का, और कहा गया था कि उनका मर्डर हुआ था जब वो घर लौट रहे थे रात को, और उस टाइम पर 2 लोगों ने उनको गोली मार के हत्या कर दी थी। तो तब देखिए इनकी महादशा थी, केतु की थी, राहु का अंतर था, मंगल का प्रत्यंतर, गुरु और केतु की सूक्ष्म प्रत्यंतर दशा थी। अब यहाँ पे मृत्यु कुंडली को देखिए आप, तो मंगल अष्टमेश है और लग्नेश है, अग्नि तत्व है। मंगल चंद्र राशि में बैठकर चंद्रमा को भी दूषित कर रहा है। केतु अकस्मात मृत्यु दर्शाता है, यह अष्टम भाव में मंगल राशि वृश्चिक में ही बैठा हुआ है। राहु घात बताता है, द्वितीय भाव में बैठ के पूर्ण दृष्टि से अष्टम भाव को देख रहा है। केतु और गुरु वहाँ बैठे हुए हैं। केतु की ही महादशा में जैसे ही राहु का अंतर आया, मंगल का प्रत्यंतर, गुरु का सूक्ष्म एवं केतु का सूक्ष्मतम प्रत्यंतर आया, घात लगाकर बैठे शत्रु ने उन्हें गोली मारकर हत्या कर दी। तो आपने देखा विनोद जी और टीटू सिंह जी की कुंडली के माध्यम से भी हम पता कर सकते हैं। और जबकि टीटू सिंह जी का ये बहुत ही रेयर केस है जिसमें मृत्यु और पुनर्जन्म में मात्र 3.5 महीने का ही अंतर है, उसके बाद में भी हमारी ज्योतिष विद्या से हम बहुत हद तक पता कर सकते हैं कि ये पुनर्जन्म किस दशा में हुआ था और मृत्यु किस दशा में हुई थी। जी, तो आपने देखा ज्योति गुप्ता जो है वो क्या उन्होंने कहा है इसके बारे में। दूसरी बात मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि प्रोफेसर तोरण सिंह जो हैं वो अपने पिछले जन्म के सुरेश वर्मा से कुछ कहना चाहेंगे? कुछ नहीं, मैं सबसे यही कहना चाहूँगा कि देखिए जो है अब मेरा जैसा था वैसा था, आप अपना बेटर बनाने की कोशिश करें। जो कर्म है वो हमेशा इंसान को अच्छे ही करने चाहिए, गलत चीज़ों का गलत ही नतीजा निकलता है। शायद चलो मेरी किस्मत अच्छी थी कि कुछ गलत के साथ सही हो गए हो, जिससे कि मेरे को एक इंसान का जन्म मिला और आज मैं ईश्वर की कृपा से अपना जीवन यापन कर रहा हूँ। बाकी ये हर इंसान को जो भी है, देखिए वो कहावत यही है कि स्वर्ग नरक यही है, जैसे आप करते हैं वैसा ही आप भरते हैं। शायद मेरे पुराने कर्म कुछ गड़बड़ थे तो मेरे को 28 साल में ही जाना पड़ा, और ये कर्म में इस जन्म में मतलब ठीक ठाक है, तो मैं देखिए कितना ईश्वर की कृपा से मैं और अच्छी तरह करने की कोशिश करता है, जिससे कि मैं लाइफ में अपने जीवन में हर ऊंचाइयों तक पहुंचूं और अपना जीवन अच्छी तरह व्यतीत करूं। बाकी कुछ सुरेश वर्मा की जो स्थिति है, क्या आपको लगता है कि जो है उनको जो है उन एक अतृप्त है वो एक तरीके से, क्या उनको मुक्ति मिलना चाहिए? नहीं, बिल्कुल मिल जाएगी। अब देखिए एक्चुअली जन्म तो हो ही गया है, अब मैं ईश्वर की कृपा से ऐसे कुछ कार्य करूं जैसे कि जीवन मेरे को, अब सुरेश वर्मा तो चलो खत्म हो गए, अब तो मैं खुद तोरण सिंह हूं, मेरे को एटलीस्ट मिल जाए, बहुत बड़ी बात है। हाँ, मेरे को मिल जाए। आपका जो केस है वो सोल रिप्लेसमेंट का है। हाँ जी। मतलब कि एक आत्मा का रिप्लेसमेंट का है। जिस समय आपका जन्म हुआ उस समय ऑलरेडी आप अपनी मदर के अंदर ऑलरेडी आप क्या कहते हैं कोई था उसके अंदर, है ना? हाँ। उसको आपने हटा के और आप जो है वो उसके अंदर पैदा हो गए। आपको लगता है कि ये बड़ी ही जबरदस्त क्या कहते हैं घटना घटी थी? हाँ, हो सकती है सर, मेरी उधर मतलब एक वैकेंसी हो, मैं वहाँ अकोमोडेट हुआ। हाँ। अच्छी बात है, या कुछ कार्य ऐसे थे जो मेरे ही, या आपकी एप्लीकेशन में इतना दम? हाँ बिल्कुल, हाँ एप्लीकेशन में भी दम हो सकता है, क्योंकि मैं आप सोच नहीं सकते, इम्पॉसिबल बिकम पॉसिबल मैंने जब बोला, क्यों बोला कि पिताजी की लगभग 53-54 साल उम्र हो चुकी थी, मम्मी भी मेरे को लगा वो 50 थी, तो ये तो मेडिकल साइंस के आधार पे मतलब कब कोई पॉसिबल ही नहीं है कोई लेडीज प्रेग्नेंट हो। और दूसरा मेरी जैसे कि पिताजी बताते थे कि प्रेगनेंसी में बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस थी, जैसे हमारे बाकी जो भाई बहन है वो सारे नॉर्मल डिलीवरीज हुई, मेरा सिजेरियन सेक्शन हुआ था। तो हाँ उस ज़माने में तो बड़ा मतलब भगवान जाने क्या कोई कृपा रही हो जिससे कि मेरा जन्म हुआ, वही है।
ये जो अब आध्यात्मिक लोग हैं, है ना, दलाई लामा जैसे लोग हैं और भी इस तरीके के जो लोग हैं, क्या उन लोगों ने आपसे के पास आके मिलने की कोशिश की? नहीं सर, मैं आज तक देखिए इन लोगों से नहीं मिला। हाँ, बाकी विदेशी मतलब मेरे पास कोई भी देश ऐसा नहीं बचा है जहाँ से कुछ लोग ना आए हों। बाकी और भी हस्तियाँ आए, कुछ साइकोलॉजी प्रोफेसर्स हुए और कहीं के क्या नाम है प्रेस रिपोर्टर्स हुए, मीडिया वाले हुए, बहुत सारे। आज तक कई बार मेरा इंटरव्यू प्रकाशित भी हुआ, प्रसारित हुआ है। उसके बाद एक गाज़ियाबाद में हमारा नोएडा में 7 TV चैनल था, उन पे भी हुआ है। बाकी BBC वालों के साथ मैंने काम किया ही है। यही चीज़ पूरी दुनिया भर में जब आपकी जो सुर्खियाँ जब बनी आपकी पुनर्जन्म की, उसके बाद से आपका जीवन कितना बदल गया? नहीं, मेरा बदल गया मतलब ये है कि मेरे को देखिए कोई ख़ास वो तो नहीं हुआ, लेकिन ये है कि मेरे पिताजी कहा करते थे कि अगर मैं अपना सारा कुछ बेच बाच देता तो मेरे को आगरा डिस्ट्रिक्ट में कोई नहीं जानता। आज चलो जैसा भी है, जो भी है, मेरा एक बेटा है जिसकी बदौलत मेरे को BBC लंदन में भी दुनिया जानती है, या पूरे संसार में दुनिया है। तो ये मेरे लिए फ़ख्र की बात है। देखिए समहाउ मेरे माता पिता का नाम रोशन हो रहा है और मेरे अंदर भगवान ने एक ऐसा टैलेंट दिया कि मैं ये जानता हूँ कि मेरे साथ पास्ट में क्या हुआ, तो मैं भी अपने आप को एक खुशनसीबी समझता हूँ। ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ। हाँ बिल्कुल जी, बिल्कुल उनकी कृपा है। जैसे कि मेरा मतलब ये सोचिए कि मेरा जन्म हुआ या जो भी है, तो बिना उनकी तो कुछ पॉसिबल है ही नहीं। वही आपने जो अपराधी थे जिन्होंने गोली मारी थी, क्या उनको आज आपने माफ़ कर दिया? नहीं, मेरा माफ़ करने न करने से सर देखिए फ़र्क नहीं पड़ता। वो तो कोर्ट प्रोसीजर्स थे, उन्होंने फॉलो किए, उनको सज़ा हुई, सज़ा काटी, जो भी हुआ। अब मेरा मतलब मेरा अगर मत पूछा जाए तो मैं तो ये है कि मैं उनके कुछ कर भी नहीं सकता, क्योंकि इंडिया में पुनर्जन्म के लिए कोई लॉ नियम कानून तो है नहीं। तो बहुत से TV चैनल्स, बहुत से मीडिया, बहुत से इंटरव्यूज़ में दर्शाया गया है कि मैं पैदा हुआ, मैंने कोर्ट में गया, मैंने गवाही दी। मैं आज तक कोर्ट नहीं गया। कौन क्या लिखता मेरी समझ में नहीं आता। ये सोच लीजिए, मेरे को दर्शाया गया है बहुत ही एक निर्धन परिवार का बच्चा। अरे मेरे पिताजी उस ज़माने में भी लेक्चरर थे, समझ में नहीं आता। जिसकी जो मर्जी है, मतलब जो जैसा लिखता है, लेकिन मैं कभी कोर्ट वोट गया नहीं। और दूसरा, माफ़ी देना या कुछ करना ये मेरे लिए तो पॉसिबल ही नहीं है कि मैं क्या, मेरा उनसे कोई तात्पर्य ही नहीं है, तो मैं क्या माफ़ कर सकता हूँ। हाँ जी। फाइनली आप हमारे दर्शकों को बताइए कि सुरेश वर्मा से आज आप तोरण सिंह टीटू हैं, प्रोफेसर हैं, बड़ी रेस्पेक्टेबल लाइफ है, परिवार है आपका। हमारे जो दर्शक हैं उनको आप क्या सीधे तौर पर कहना चाहिए? सीधे यही है जी, अच्छे काम करिए, अच्छी तरह मतलब अपना जीवन यापन करिए, वो करिए। ऐसा मानता हूँ मैं, एक खुशनसीब हूँ या वो जो भी हूँ, ईश्वरी कृपा है मेरे ऊपर, मेरे को पता है, लेकिन कोई नहीं जानता कल क्या होने वाला है, क्या हो जाए। इसलिए हमेशा इंसान को अपने कर्मों पर विश्वास रखना चाहिए और कर्म हमेशा ठीक ठाक करें। बस तोरण सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, धन्यवाद निकाला और अनबाउंड इंडिया के साथ बात आपने की है। हाँ जी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, आपने देखा कि हमारे साथ जो तोरण सिंह जी की जो बातचीत हुई है, इनका बचपन का नाम टीटू था और टीटू का पुनर्जन्म जो है वो सुरेश वर्मा का था। वो कंटिन्यू करके आज यहाँ हमारे सामने बैठे हैं और अपनी कहानी को हमारे सामने सिलसिलेवार तरीके से सामने रखा। आपको ये स्टोरी कैसी लगी? क्या आप पुनर्जन्म में यकीन करते हैं? क्या आपके पास अपना ऐसा कोई अनुभव है? अगर अनुभव है तो कमेंट करके हमारे साथ साझा करें। अगली किसी ऐसी ही स्टोरी में आपसे फिर मुलाकात होगी और ऐसे ही किसी व्यक्ति विशेष से मिलेंगे और देखेंगे भारत मेरी नज़र से।